नमस्कार कंचन जी। वेलकम टू अनफिल्टर्ड हाँ। टॉक विद टॉपर्स। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए, ये आपका कौन सा जी। अटेम्प्ट था एंड ये कौन सा मेंस था जी। आपका? जी। ये ओवरऑल मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और पहली बार मैं मेंस लिखने का मुझे मौका मिला क्योंकि लास्ट दो अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो सो ये प्रॉब्लम आई थी मुझे। अच्छा, तो जैसे आपके दो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ और इस तीसरी बार में आपका प्रीलिम्स हुआ, सो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि लाइक पिछली बार क्या कमी रह गई थी, कंटेंट का कोई इशू था, इंटेंट का कोई इशू था, या मेजर रीजन क्या था कि दो प्रीलिम्स नहीं हुए और तीसरा प्रीलिम्स हुआ आपका? लास्ट मैं बताऊँ मेरे जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें ऐसा नहीं था कि कंटेंट मुझे पता नहीं था या जानकारी नहीं थी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी। हम्म। उन एस्पेक्ट पे मेरा काम ठीक था क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी ओवरऑल। लेकिन जो मेजर रीज़न होता है कि आपको उन 2 घंटे में 2 घंटे देने के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है आपको मेंटली अपने आप को। हम्म। वो वहाँ मैं लैग कर गई। मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिए, पहले अटेम्प्ट में 5 से 6 मॉक टेस्ट दिए थे। ठीक है? तो फिर वो एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी तो पेपर हैंडल मैं अच्छे से नहीं कर पाई। सेम सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, मैंने मॉक टेस्ट बढ़ा के 15 से 20 कर दिए। तब हम्म। भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। तो एग्ज़ाम हॉल में मैं पैनिक कर गई, मेरा एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक तो हाथ ही काँप रहा था पेपर देख के, मुझे लगा मुझे आ नहीं रहा है। हम्म। तो फिर वो जैसे ही 5 से 10 मिनट का आपका प्रेशर होता है, वो आप हैंडल नहीं कर पाए तो समझ लीजिए आपका पेपर बहुत खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो हम्म। वो मेरा जो 5 से स्टार्टिंग का प्रेशर था, वो मैं लास्ट तक कैरी ऑन करके चली गई, तो पेपर खराब हो गया था। तो जब थर्ड अटेम्प्ट था तो मेरा पूरा फोकस था मैं पढ़ाई चाहे जैसी करूँ, एग्ज़ाम हॉल में मुझे बहुत ही चिल बहुत रिलैक्स रहना है, तो इस पे मैंने काम किया। उसके लिए मैंने जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, आपका सुबह जीएस का पेपर होता है, शाम को सीसेट होता है, तो मैंने लास्ट के 1 महीने सेम इसी पैटर्न पे काम किया था। डेली ऐसे मॉक टेस्ट दिए थे, सुबह और शाम जीएस और सीसेट। तो वो जो प्रेशर था, एग्ज़ाम हॉल में जाके बहुत कम हो गया था। मैं बहुत स्मूथली पेपर कर रही थी। स्टार्टिंग में मुझे क्वेश्चंस नहीं आए तो मैंने जंप करके सीधे 50 क्वेश्चन पे पहुंच गई। 50-51 से करना शुरू किया तो वहाँ क्वेश्चन थोड़े इजी थे। तो स्टार्टिंग बहुत स्मूथली गई और पेपर ओवरऑल ठीक हो गया था मेरा। ये एस्पेक्ट मैंने कवर कर लिया था अच्छे से। अच्छा, सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कंटेंट इज फाइन बट कॉन्फिडेंस बहुत मैटर हाँ, करता है एग्जाम हॉल में। आप बहुत एटीट्यूड आप कैसे रख रहे हैं? और बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग योर थैंक यू। प्रीलिम्स। और थैंक जैसे यू। थैंक यू। एक एक जैसे आपका मीडियम हिंदी रहा है, सो एक जी। बहुत डिबेट चलती है कि स्पेशली हम अभी मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, प्रीलिम्स की बात करेंगे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। सो आपको क्या लग रहा है कि लैंग्वेज का प्रीलिम्स के पेपर में कितना रोल है? आपको क्या क्या अ, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? जैसे अगर लैंग्वेज को लेके देखा जाए कि अभी से कुछ साल पहले ये स्थिति थी कि इंग्लिश में कंटेंट बहुत होता था, हिंदी में प्रॉब्लम थी कंटेंट की। लेकिन अभी जैसे ही सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कंटेंट के स्तर पे मुझे नहीं लगता कि बहुत मेजर इश्यूज़ हैं। हाँ, पेपर के स्तर पे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन का ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश टू हिंदी, वो गूगल ट्रांसलेशन होता है। तो कई बार आपको जो हिंदी के शब्द ही हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे को समझने में हिंदी के शब्दों को ही प्रॉब्लम आती है। ये मेजर इश्यू है। और आई थिंक 2022 का एक क्वेश्चन था सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके, और हिंदी और अंग्रेजी उसका अलग ट्रांसलेशन था। एक में असहयोग लिखा था और दूसरे ट्रांसलेशन में सविनय अवज्ञा लिखा था। तो मतलब चेक तो वो इंग्लिश वाले बेसिस पे होगा, तो हिंदी के हिसाब से जो बच्चा अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन उसका गलत हुआ था। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। मतलब आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप रेस से बाहर हो। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रेशर वहाँ बहुत रहता है नो डाउट एग्जाम हॉल में। लेकिन तब भी आपको अगर क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है, आप इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन तुरंत देखिए। इससे क्या है कि आपके जो भाई 2 नंबर बहुत मैटर करते हैं, वो बच जाएँगे गलत होने से। तो अगर आपको टैली करके चलते जाएँगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों को, तो मेजर इश्यू आएगा नहीं। तो हम्म। ऐसे टैकल किया जा सकता है उसको। हाँ, सो बेसिक पॉइंट ये है कि हाँ, कोई हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट अगर है तो उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए आनी ताकि चाहिए, आनी चाहिए। ओके। क्योंकि ये बहुत इशू बन जाता है कि लोग कहते हैं कि क्यों मैं जब हिंदी मीडियम से हूँ तो क्यों ही मैं इंग्लिश पढूं। बट जरूरी बन जाता है वहाँ, अदरवाइज आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। नहीं, अगर मुझे लगता है कि आप ये मेंटालिटी लेके चलेंगे, नहीं मैं हिंदी का ही हूँ, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूँ, तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी मेंस का स्तर भी आता है, मेंस के क्वेश्चंस भी रहते हैं, आपको देखना पड़ेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। कई बार क्लियर अर्थ होता नहीं है हिंदी वाले क्वेश्चन से, समझ नहीं आती हैं चीज़ें। जी। तो एक ट्रांसलेशन एक इशू है। ओके। जी। जैसे आपका 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, आप पिछले 3 से 4 साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो जी। आपका लाइफ में वो कैसा ऐसा मोमेंट था कि जब आपको लगा आपको यूपीएससी करना चाहिए, या जैसे आप जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ से आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव्स में कोई था जहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन मिली कि हमें यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहिए? तो क्या आपकी जर्नी रही?
जी एक्चुअली जैसे मेरे बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं था कि मुझे इनफैक्ट पता ही नहीं था कि आईएएस कुछ होता है, यूपीएससी कुछ होता है, नहीं पता था। 12th तक तो बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि प्रॉपर एक गाँव से आई थी, कुछ आइडिया नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे। तो फिर जब मैं कॉलेज गई तो थोड़ा एक्सपोज़र हुआ, मेरे दोस्त लोग बने, तो मुझे पता चला कुछ दोस्त लोग तैयारी कर रहे थे इस एग्ज़ाम की, साथ में पैरेलल। उतना एक्सपोज़र तो नहीं था, मुझे लगा लेकिन हाँ, अब मुझे ये तैयारी करनी है। उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था ग्रेजुएशन के टाइम पे। उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब इस प्रोसेस में मैं आगे पढ़ूंगी, तब फिर फर्दर स्टेप लिया मैंने पढ़ने का। देन फिर आपने स्टार्ट करी। सो ऐसा कोई जी कोई फैमिली बैकग्राउंड है वैसा नहीं था, आपने खुद से सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा वैसे ही कुछ नहीं बिल्कुल होता। नहीं। सो आपने सेल्फ जी मोटिवेट होकर ये प्रिपरेशन शुरू करी। जी तो जैसे ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, अब हम डायरेक्ट मेंस पे स्विच करते हैं। सो आपके लिए जैसे मेंस में ना 9 पेपर लिखने होते हैं। अगर हम बात करें कंपलसरी पेपर, जी ऐसे और जीएस और ऑप्शनल सारा मिला के 9 पेपर आपको लिखने होते हैं। सो ये आपका पहला अटेम्प्ट था। तो जब आपने इसके लिए प्रिपरेशन शुरू की या जब भी आपको लगा कि अभी 9 पेपर हमें एक साथ लिखने हैं अभी 2 या 3 महीने बाद, सो मेजर चैलेंज आपके लिए क्या था? फिजिकल चैलेंजेस ज़्यादा थे या मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था या मेंटल चैलेंज था? क्या आपकी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेंस को लेके डर तो रहता है नो डाउट, क्योंकि आप जब पहली बार मेंस लिख रहे हैं, आपका लास्ट 2 प्रीलिम्स हुआ नहीं है, आपको पहली बार मौका मिला है मेंस लिखने का, तो नो डाउट बहुत प्रेशर रहता है कि आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज था प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम रहता है, उसमें आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। आप अगर आपने पहले से मेंस की तैयारी करके नहीं रखी है प्रीलिम के साथ इंटीग्रेटेड, तो आपको बहुत इशू आएंगे, क्योंकि सिलेबस कवरेज आपका हो नहीं पाएगा, मल्टीपल रिवीजन आपको चाहिए। तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरे साथ अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने कुछ-कुछ, जैसे मेरे 2 प्रीलिम्स नहीं हुए थे, तो वो टाइम तो था मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने में यूटिलाइज़ कर लिया था अपने एक-एक टॉपिक का सिलेबस वाइज़। तो फ़ायदा ये रहा कि उस टाइम का जो गैप था, तो मैंने उसमें सिर्फ़ रिवीजन पे ध्यान दिया, ना कि नोट्स मेकिंग पे। और उसी टाइम आपको टेस्ट भी लिखने होते हैं, तो टाइम मैनेज करना एक इश्यू होता है, तो साथ में मैं टेस्ट भी देती रही। लेकिन चैलेंज ये था कि जैसे मैंने पहला एथिक्स का टेस्ट लिखा था, तो मेरा 4.5 घंटे में कंप्लीट हुआ था, क्योंकि आपको ये चैलेंज नहीं होता ना कि कोई आपकी कॉपी छीन लेगा 3 घंटे में, तो आप आराम से लिखते हो। तो मैंने 4.5 घंटे में लिखा। अब मुझे टेंशन थी कि भाई यहाँ 4.5 घंटे लग रहे हैं मुझे, एग्जाम हॉल में मैं कैसे कर पाऊंगी। तो ये टेंशन थी। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम मैंने कम करने की कोशिश की। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, जो मेरा लास्ट पेपर था वो भी मैंने एथिक्स का ही दिया था एग्जाम हॉल से पहले, तो वो मेरा 3 घंटे 40 मिनट में हुआ था, तब भी मेरा 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हुआ था। अब एग्जाम हॉल की प्रेशर तो था ही मुझे। तो जब लेकिन मैंने एग्जाम हॉल में लिखना शुरू किया, तो मुझे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे किसी भी हालत में पेपर कंप्लीट करना है, वो भी अच्छे तरीके से। क्वेश्चन की सारी डिमांड है, उनको फॉलो करते हुए, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम लिख दूँ, वो नहीं। डिमांड है, उन पे स्टिक होके और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो मेरा मेजर फोकस था। और लकीली मैंने कर लिया। लेकिन ये एक चैलेंज था, फिजिकल चैलेंज, वो बहुत था, क्योंकि आप जब पेपर लिखते हो 3 घंटे लगातार गर्दन झुका के, आप कहीं देख नहीं पाते हो, इतना प्रेशर रहता है। तो मेरा पूरा हाथ दर्द कर रहा था, पूरा यहाँ से लेके गर्दन तक की हड्डी, ये बहुत पेन हो रहा था। मेरी एक फ्रेंड थी, आई थिंक उसने तो पेन किलर भी लिया था, क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा था। एक पेपर आपको खत्म करना होता है, उसके जस्ट बाद आपको दूसरा पेपर भी लिखना होता है कुछ गैप के बाद। तो ये चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट। बिल्कुल, अभी जैसे आपने पेन किलर की बात की है, तो हाँ, जैसे मोस्टली एस्पिरेंट से बात होती है, सो उनका ये कहना होता है कि विदाउट पेन किलर शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाता है मेंस लिखना, क्योंकि आपको लगातार 5 दिन एग्ज़ाम देने हैं और एक के बाद एक एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे लिखना है, देन आप फाइनल, फिर आपको गैप है या कुछ भी है, तो जस्ट आपको 3 घंटे बाद दूसरा एग्ज़ाम देना होता है। तो क्या ये पेन किलर लेना ज़रूरी है या इसका कोई सॉल्यूशन है या इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? आपका एक्सपीरियंस जो भी रहा हो, आप अपना रॉ एक्सपीरियंस ओके, बताइए। जैसे मैं अपना बता देती हूँ, मुझे दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन मैंने पेन किलर नहीं ली। मेरे पास स्प्रे था वॉलनी का जो आता है, तो मैंने उसको यूज़ किया था पेपर के बाद, क्योंकि हाथ दर्द हो रहा था तो करना ही पड़ता है। लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी उसने लिया था। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका पेन का इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है। अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि आप सहन नहीं कर सकते हो, तो लेना चाहिए आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं मैनेज किया जा सकता है वो मूव वगैरह लगा के, तो उससे भी कर सकते हो आप। एग्जाम हॉल में बहुत सारे बच्चे स्प्रे लेके आए थे लगाने के लिए। हाँ, तो ये है, आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे इसको मैनेज करना है बहुत अच्छे से। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपने जो 1 साल, 2 साल से जो भी पढ़ा है, वो अल्टीमेटली आपको 3 घंटे में रिफ्लेक्ट करना है। सो वहाँ जो भी ज नेसेसिटी है, वो आप बिल्कुल यूज़ करो, ठीक है? जैसे मेंस के टाइम पे आपको ऐसा, जैसे जब हम जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 या फिर जैसे आपका ऑप्शनल जो भी है,
हम इन सब पेपर की बात करें तो ऐसा कौन सा पेपर है जिसको हमें देख के लगता है, किसी भी नॉर्मल एस्पिरेंट को देख के लगेगा कि ये पेपर इजी है, ये हो जाएगा, बट जब हम उसे प्रिपेयर करने बैठते हैं, उनके नोट्स मेकिंग की बात करें या रिवीजन की बात करें या स्पेशली आंसर राइटिंग की बात करें, तो वो उतना ही चैलेंजिंग और टफ पेपर है। तो आपको क्या लगा, ऐसा कौन सा ऐसा पेपर है? आई थिंक जीएस हर जो पेपर है उसमें टेक्निकल चीज़ें भी हैं, साइंस टेक भी आता है। वो पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि लास्ट के कुछ सालों से ये पैटर्न देखने को मिला है, उसमें मार्क्स भी बहुत कम आते हैं और बच्चे उस पर मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। तो उसको ओवरऑल कवर करना, क्योंकि इतने सारे डेटा फैक्ट्स भी हैं, आपको आंसर में इंक्लूड भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो उसको मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। और एक टाइम तो ऐसा आया था जब मैंने जीएस थर्ड का मॉक टेस्ट दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। मुझे लगा कि शायद अब मेरा नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो मैं बहुत डाउन हो गई थी। लेकिन वही है ना, खुद से फिर को मोटिवेट खुद से किया कि नहीं, मैनेज हो जाएगा, कर सकते हैं। तो मेरे लिए जीएस थर्ड बहुत चैलेंजिंग था, ये था। और आई थिंक मैं जीएस फोर का लेके चलती हूँ, जैसे बताती हूँ कि उसको लेके लोगों में रहता है कि नहीं, मैनेज हो जाएगा पेपर। लेकिन इस बार का जो पेपर था बहुत अनकन्वेंशनल था। आपको ऐसा नहीं है कि सीधे डेफिनेशन लिखनी है, वो एग्जाम्पल डाल देने हैं, ऐसे मैनेज होता नहीं वो पेपर। उस टाइम पे आपको एग्जाम हॉल में मल्टी डायमेंशनल सोच के लिखना था। तो उस पेपर में थोड़ा सा चैलेंज आया था एग्जाम हॉल के टाइम पे, यहाँ पे नहीं इशू हुआ था मॉक टेस्ट के टाइम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने कंसर्न रेज किया एथिक्स को लेके कि यूजुअली बच्चे जी GS1, GS2, GS3, GS4 सेम वेटेज के पेपर है, बट हम साल भर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट ये सब तो पढ़ते रहते हैं, बट हम एथिक्स को उतना नहीं पढ़ते हैं, जबकि उसका भी वेटेज सेम ही है। फिर वो लास्ट में चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। बिल्कुल एथिक्स, बहुत बहुत। बिल्कुल। सो एग्जाम हॉल में अगर हम बात करें, जब आपने एग्जाम हॉल में एंटर किया, सो आप लाइक मेंस के लिए हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो एग्जाम हॉल का माहौल कैसा था? और आपका लाइक पैनिक में थे, रिलैक्स थे, या जो अदर बच्चे थे आपके साथ, सो उनका क्या क्या एग्जाम हॉल का माहौल कैसा था बेसिकली? हाँ, एग्जाम हॉल का माहौल बहुत सीरियस रहता है, नो डाउट, क्योंकि बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं। आपकी बहुत साल की मेहनत है, किसी का पहली बार प्रीलिम्स निकला है, किसी का कई बार प्रीलिम्स पास ही नहीं हुए थे, उनको पहली बार मौका मिला है लिखने का, तो बहुत सीरियस माहौल रहता है। बच्चे बहुत परेशान भी रहते हैं कि भाई अपना बेस्ट देना है यहाँ पे, ये रहता है। लेकिन मेरा, मैं बताऊँ, मैंने इस बार ये सोच लिया था, पॉजिटिव आए रिजल्ट या नेगेटिव आए, मुझे सिर्फ अपने दिमाग पे काम करना कि मैं परेशान नहीं होऊंगी। मेरा सिंपल फंडा यही था। तो मैं बहुत पैनिक नहीं की, क्योंकि रिजल्ट देखिए अपने आप में होता नहीं है। अभी मैं दे के आई हूँ, मुझे नहीं भरोसा है कि क्या होगा मेरा रिजल्ट। बहुत बच्चे बहुत पैनिक थे, तो उनका परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं बहुत चिल थी इस बार लेके कि जो होगा देखा जाएगा, सब अच्छा होता है, वैसी सिचुएशन में थी। अब बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बिल्कुल जो होगा देखा जाएगा, और इसीलिए हम ये एक इंटरव्यू कर रहे हैं, ताकि जो एस्पिरेंट है उनको एक रॉ चीज पता लगे कि एक्चुअली होता क्या क्या। क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद फिर किसी का, अगर किसी से आप बात करते हो, तो फिर बहुत अलग कहानियां होती हैं, शायद जो रियलिटी से दूर भी होती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कई लोग सच भी जी बोलते हैं। सो इसलिए इसका मेन पर्पज यही है कि एक्चुअली जो एस्पिरेंट एक फील करता है, चाहे वो इन बिटवीन हो सकता है, जैसे अगर आपका मान लो फाइनल सिलेक्शन होता है, बट तो उससे लोगों को आइडिया लगेगा कि हाँ, ऐसा नहीं कि अगर आपका एग्जाम बहुत खराब है या चीजें बहुत खराब थी तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, या सब कुछ बहुत अच्छा है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। सो ना रॉ चीजें पता लगे। सो मैं इसके लिए, मैं हाँ हाँ, सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। जी मैं जी एक चीज़ बोलना चाहूँगी जी। कि लोगों को लगता है कि नहीं, जैसे मेरे साथ था, मैंने बताया आपको, मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं दिए थे। हम्म इसका रीज़न था, मुझे लगता था मेरा सब तैयार होगा, सब परफेक्ट होगा, बहुत अच्छे से मुझे आएगा, तब मैं टेस्ट दूंगी। और इसका रीज़न ये हुआ, आते हुए मैंने टेस्ट नहीं दिए, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। सेम मेंस के साथ भी था। हम्म लोगों को लगता नहीं, जब मुझे सारा कुछ आएगा तब मैं टेस्ट लिखूंगी, तब मेरा पेपर अच्छा जाएगा। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपका दिमाग इतना अच्छे से काम करता है, मैंने ये खुद महसूस किया है कि आपके सबकॉन्शियस में जो चीज़ें बहुत पुरानी पढ़ी हुई होती ना, वो आपको याद आती हैं। तो पेपर देते टाइम आपको ये लोड नहीं लेना कि आपका ये सेक्शन छूट गया है, ये कैसे होगा, अब तो मैं पेपर मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मेरा खराब हो जाएगा। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, मुझे ये समझ में आया है। आप उसको जितना फ्री छोड़ते हैं, रिलैक्स करते हैं, उतना वो आपके प्लस पॉजिटिव में काम करेगा। जैसे मैं एक चीज़ बताऊंगी कि सेकंड पेपर था, आई थिंक जीएस सेकंड का, मैं थोड़ा पैनिक कर गई। उस चक्कर में मैंने क्या किया कि जो सीट आती है हम लोग को भरने के लिए, आंसर का नंबर भरना होता है, गोले भरने होते हैं, मैंने वो गलत कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि मैं पैनिक कर गई थी। फिर मैंने खुद को समझाया, नहीं भाई, पैनिक नहीं करना है, जो भी है ठीक है। तो पैनिक होने का ये होता है कि आप गड़बड़ चीजें कर जाते हो। तो रिलैक्स रहिए, इजी वे में पेपर दीजिए। अगर आपने अच्छा लिखा होगा, थोड़ा से एग्जामिनर को कॉपी अलग लगेगी, तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा है।
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपको थोड़ा-सा अलग स्टैंड करना पड़ेगा और लोगों से, क्योंकि वो सिमिलर हाँ, कॉपी है और वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं होता। अगर आपको भी 100 कॉपी सेम आंसर के साथ चेक करनी पड़ जाए तो आप भी बोर हो जाओगे। हाँ। सो हमें और थोड़ा-सा। जैसे मुझे लग हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी, बताइए, आप बताइए। मुझे लगता है कि आप एग्ज़ामिनर को एग्ज़ाम हॉल में जितना ईज़ देते हैं ना कॉपी चेक करने के लिए, आप बहुत ही टिपिकल चीज़ें नहीं लिख रहे हैं। आपको जैसा क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट आप डिमांड को हिट करिए और बहुत ईज़ी वे में लिखिए, तो एग्ज़ामिनर खुश होगा आई थिंक कॉपी देख के। उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पढ़ने में तो ऑब्वियस सी बात है, हम हो या कोई भी हो। बिल्कुल, कॉपी समझ में नहीं आएगी, क्या लिखना चाह रहा है, कहीं और से लिंक कर दिया, डिमांड से मैच नहीं कर रही ये चीज़ें, तो डेफ़िनिटली नंबर कम मिलेंगे। डेटा फैक्ट तो एक अलग चीज़ है, वो आपको रिपोर्ट्स भी देनी है। ऐसे मान सकते हो गार्निशिंग है, आपका खाने का जब तक टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तब तक गार्निशिंग आप कितनी भी अच्छी करें, वो खाने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। सेम क्वेश्चन के साथ है। आप डिमांड पे जितना फ़ोकस करेंगे, उतना ही नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये चीज़ है। बिल्कुल। सो सिंप्लिसिटी रखना है, जो एग्ज़ैक्ट डायरेक्ट डिमांड है क्वेश्चन की, वो हमें मीट जी, करना है rather than कि हम उसके अराउंड चीज़ें बुनते रहें। सो उससे बचना हाँ, है, अगर मेंस में आपको रिज़ल्ट चाहिए। सो जी, आपका ये एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का। ओके। जी, जैसे इस एग्ज़ाम में या ये जो आप अभी आपने मेंस लिखा है, इसके पहले आपने टेस्ट लिखे होंगे। सो कई बार एग्ज़ाम में ऐसे भी आपने आंसर्स लिखे होंगे, जिनको शायद नहीं पढ़ा होगा आपने पहले। जैसे अगर हम इस बार मेंस की बात करें, सो 2 क्वेश्चन बहुत वायरल हुए हैं, डेमोग्राफिक विंटर एंड हाँ, ट्विस्टर्स का, क्योंकि उन पे एक जी, मूवी जी। और वेब सीरीज़ भी है सेम नाम से। सो ये दोनों क्वेश्चन्स काफ़ी वायरल हुए हैं और ये शायद कभी किसी ने नहीं पढ़े होंगे। सो नहीं, बहुत हाँ। मोस्टली लोगों ने नहीं पढ़े थे ये क्वेश्चन्स। सो इन क्वेश्चंस को लिखने का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? और अगर कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिखने की थॉट प्रोसेस क्या रहती है? हाँ, जैसे ये ट्विस्टर वाला क्वेश्चन था मैं इसको बताऊँगी, उसमें एक हिंट थी क्वेश्चन्स में, हुँ, हुँ। मेक्सिको की खाड़ी में था, ठीक है? तो उस हिंट से मैंने समझ के मुझे लगा कि ये हमर टाइप का कुछ होगा, टॉर्नेडो टाइप का, मुझे हल्का-सा हिंट मिला। हुँ, हुँ। मैंने नो डाउट वो 15 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने पूरे 3 पेज में उसको नहीं लिखा, मैंने 2 पेज में उसको कंप्लीट किया। हुँ, हुँ। तो आपको जैसे पता है कि हल्का-सा हिंट मिल गया कि अच्छा टॉर्नेडो जैसा कुछ हो सकता है, हुँ, तो हुँ। आपने जो उसके बारे में पढ़ा हुआ है, आप उससे लिंक करके उसके प्रभाव हैं, उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं, वो लिख सकते हैं। हुँ, हुँ। और जैसे मैं अपने ऑप्शनल का एक क्वेश्चन बताऊँगी, उसमें था कि 1989 की क्रांतियों ने हुँ, ना केवल सरकार को ख़त्म किया, बल्कि विचारधारा को भी ख़त्म कर दिया, ये क्वेश्चन था। हुँ, और हुँ। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा मुझे नहीं लगा कि मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिंक हो रहा है। तो मैंने ये सोच लिया था ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगी, ये छूटेगा। हुँ, लेकिन जो लास्ट के 5 से 6 मिनट थे, मेरा दिमाग इतना क्विक काम किया, मैंने कहा 1989 में सरकारें ख़त्म हुई, विचारधारा ख़त्म हुई। मुझे लगा ये पक्का कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, हुँ। मुझे ऐसा लगा। वो उस टाइम मेरे दिमाग में आया, हो सकता सही हो या ना हो, छोड़ने से तो बेहतर था। मैंने बिल्कुल। उसको वैसे क्लिक किया और मैंने वैसे ही लिखा, क्योंकि सरकारें भी पतन हो रही थी, हंगरी हो, बुल्गारिया हो, वहाँ पे सरकारें गिर रही थीं, जो साम्यवादी सरकारें थीं। हुँ, हुँ। ठीक है, विचारधारा के रूप में साम्यवाद का धीरे-धीरे पतन होने लगा था, पूंजीवाद बढ़ रहा था। तो मैंने उससे लिंक करके 5-6 से 6 मिनट में क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी लिख दिया। तो वो क्विक दिमाग आपका काम कर जाता है एग्ज़ाम हॉल में, तब करेगा लेकिन जब उसको प्रेशर आप कम देंगे, रिलैक्स रखेंगे दिमाग को, ये मेजर फैक्टर होता है। बिल्कुल, कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका सबसे बढ़िया फ्रेंड है, बट वो काम तभी करेगा जब आप रिलैक्स हो, आप बहुत पैनिक ना करें जी, और आप बहुत जी, जी। काम रह के चीज़ें सोचें। जैसे आप जी, जी। आप आप बात कर रहे हैं रिलैक्स की, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो, जैसे आपने इस पे काम भी किया है। सो आपको क्या लगता है कि ये कौन से ऐसे तरीके हैं, जैसे अगर कोई आज की डेट में कोई प्रिपेयर कर रहा है या आगे उसे प्रिपरेशन करनी है और वो तुरंत पैनिक होता है, तो ऐसी क्या मेथोडोलॉजी है, ऐसे टूल्स हैं जो आपने यूज़ किए हों जिसके थ्रू वो लाइक थोड़े ओवर द टाइम खुद को रिलैक्स कर पाए, खुद को काम रख पाए? सो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे हेल्प कर पाएँगी इस जर्नी में? अ, जी, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का बता सकती हूँ कि लास्ट के 2 प्रीलिम्स थे मैं उस टाइम 2 घंटे सो के गई थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, ठीक है? ओके। ऐसा नहीं था कि मुझे लगता था कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी मेरा होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो खराब होगा, ऐसा भी नहीं था कि मैं लेकिन वो सबकॉन्शियस में आपकी टेंशन थी, तो मेरा वो झलका कि मैं सो ही नहीं पाई, 2 घंटे सो के मैं पेपर देने गई थी। हुँ, इस वाले एग्ज़ाम में था कि मैंने अपने आप को बहुत काम कंपोज़ करना सीख लिया था बहुत पहले से, लगभग 2 महीने पहले से मैंने अपना रूटीन बना लिया था कि हुँ, मुझे हुँ, इसी टाइम पे सोना है, मतलब 11 बजे तक बेड पे चले जाना है। तो ये जो आपका फीडिंग हो गई थी माइंड में कि आपकी हैबिट बन चुकी है ये। हुँ, हुँ, तो वो था कि नींद वाले चीज़ पे तो मैंने ऐसे काम किया था तो नींद मुझे आ गई थी। और मुझे लगता है कि अगर आप बहुत पैनिक हैं, आप अपने किसी रिलेटिव से बात करिए, वो बहुत अच्छे से समझाएँगे, कोई दोस्त है, कुछ भी है। मेरे रिलेटिव थे एक मेरी मासी थी, उन्होंने मुझे
ये जो प्रोसेस था प्रीलिम्स के एक दिन पहले उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस में भर दिया था, बहुत ज़्यादा, कि तुम्हारा होगा। उनका ऐसा सीधे कहना, वो नेगेटिव सोचती ही नहीं थी। उनका सिंपल फंडा था कि तुम्हारा होगा, तुम देख लेना, गारंटी है इस बार। तो वो उनकी वो बातें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर रही थी कहीं ना कहीं, मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन वो सबकॉन्शियस में कॉन्फिडेंस डाल दिया था उन्होंने, और वो एग्जाम हॉल में काम किया। सेम मेंस के टाइम पे यही हुआ कि मैं अपनी नींद पूरी करके गई, बहुत टेंशन नहीं ली, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसी सिचुएशन में थी, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का सवाल है नहीं मेरे लिए एग्ज़ाम। मुझे पता है कि मैं पढ़ाई अच्छे से कर रही हूँ, ईमानदारी से सारी चीज़ें दे रही हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, जो भी होता है लाइफ में कुछ अच्छे के लिए ही होता है, मैं ये मान के चलती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही है कि यूपीएससी सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है या सिर्फ़ सीएसई का सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, वो लाइफ़ नहीं है। उसके जी। आगे भी बहुत जीवन है, उसके पीछे भी बहुत जीवन है और लाइफ़ में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। और अगर आप मेहनत से मेरा मानना ये है कि अगर आप यूपीएससी मेहनत से पढ़ रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, आप लाइफ़ में डेफ़िनिटली बहुत अच्छा करेंगे। जी, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, मेरी हाँ, हाँ, दोस्त है, बिल्कुल। उसकी जब से सबसे कम तैयारी थी, उसका मेंस क्लियर हो गया था, ठीक है? जब उसकी बहुत तैयारी नहीं थी, ओके। उसका मेंस क्लियर हो गया, उसने इंटरव्यू दिया, और उसके बाद उसका इंटरव्यू में नहीं हुआ, उसने अपना प्रीलिम्स दिया, और जब उसने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, अपने सारे पेपर्स की शॉर्ट नोट्स बना के हर चीज़, हुँ, हुँ। उसका मेंस क्लियर नहीं हो रहा। तो ये बहुत रैंडम है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत प्रेशर नहीं लेना है। आप अपना मेहनत करिए, टाइम दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत परेशान नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, एंग्जायटी नहीं लेनी कि अब क्या होगा। लाइफ में बहुत सारे रास्ते होते हैं और निकलते हैं। तो बिल्कुल, ये चीज़ है। बिल्कुल, जैसे आपने अभी मतलब मेंटल टफ़नेस की बात करी है या मेंटल चैलेंज की बात करी है, बिल्कुल आजकल लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं हर चीज़ को लेके और एग्ज़ाम को लेके तो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में रहते हैं। और सीरियसली जैसा भी आपने कहा कि आपके जो मित्र हैं, इंटरव्यू हुआ देन फिर अच्छे से प्रिपरेशन हुई और अभी मेंस नहीं हुआ है। जी। तो जैसे मैं भी ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये सिचुएशन है। सो आपको क्या लगता है कि इस एग्ज़ाम में लक का जो रोल है वो कितना है? अ, देखिए, सबसे पहले बिना मेहनत के लक काम करता नहीं, ये मैं मान के चलती हूँ। हाँ, अगर आप बिल्कुल। मेहनत करते हैं तो आपका लक भी काम करेगा, ये फैक्टर है। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ही सही, ये फैक्टर है, क्योंकि जैसे मेंस की कॉपी चेक है, हुँ, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपसे पहले जो कॉपियाँ आईं वो कितनी अच्छी थी या कितनी खराब थी। सपोज़ सारी कॉपी बहुत खराब आती जा रही थी, एग्ज़ामिनर को कोई कॉपी अच्छी नहीं लगी, और आपकी कॉपी जो आई उसमें आपने बहुत ठीक-ठीक चीज़ें लिखी हैं, बहुत मेजर कुछ अच्छा नहीं लिखा है। तो हुँ, मेबी हो सकता है कि उसकी साइकोलॉजी ऐसी काम करे, अच्छा इस बच्चे ने तो अच्छा लिखा है। तो हुँ, शायद मैं संभवतः ये बता रही हूँ, मैं ना तो एग्ज़ामिनर हूँ, ना मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने जितना मैंने सुना है उसके अकॉर्डिंग हुँ, बता हुँ। रही हूँ कि क्या पता वो आपको नंबर ठीक दे दे। या ये भी हो सकता है कि वो सारी कॉपी खराब आई थी, आपकी कॉपी अच्छी भी थी, लेकिन उसी फ्लो में उसने आपको भी खराब नंबर दे दिए। तो ये बहुत फैक्टर होते हैं, मल्टीपल फैक्टर होते हैं, आप उनको कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप अपने टैलेंट पे कभी डाउट मत करिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। बाकी मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम दी, टैलेंट पे अपने डाउट नहीं करना है, क्योंकि लाइफ़ बहुत मौके देती है आपको, ये ना सही तो दूसरा मौका सही, कुछ ना कुछ आप करेंगे लाइफ़ में अच्छा, ये पक्का है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने कहा कि बिल्कुल मेंस बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है और सीरियसली बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं आपके मार्क्स डिसाइड करने में। और डेफ़िनिटली कि बस आप एक जो गीता का कॉन्सेप्ट है निष्काम कर्मा का, कि आप बेसिक मेहनत करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, रिज़ल्ट क्या होगा वो देखा जाएगा। और बिल्कुल जी। कि लाइफ़ बहुत मौके देती है। जैसे आपकी एक जर्नी रही है पिछले 3 से 4 साल की और प्रीलिम्स, मेंस तक भी आप पहुँचे हुए हैं। सो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं 2024 की। सो इस जी। पर्टिकुलर ईयर में, इस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या लगता है कि कोचिंग का रोल कितना है? और जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट है मेंटरशिप वाला, सो हम कोचिंग के रोल को मेंटरशिप से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं या इन दोनों में बेटर क्या है आपकी नज़र में? आपको क्या लगता है? जैसे मैं पर्सनली अब बताऊँ, क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो उतना सोशल मीडिया का क्रेज़ था नहीं, यूट्यूब का कुछ आइडिया रहता नहीं था हम लोगों को कि हाँ, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हुँ, हुँ। इस टाइम पे इतना कंटेंट अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, इतना ज़्यादा, कि मैं सच बताऊँ आपको, प्रॉपर एक कोचिंग लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप डेडिकेटेड हैं, क्योंकि बच्चा अगर डेडिकेटेड नहीं है तो वो ऑनलाइन पढ़ नहीं पाएगा फिर, उसको पूरा फ़ोकस चाहिए कि वो 3 घंटे लगा के डेली बैठे एक क्लास अटेंड करे। कोई कॉन्सेप्ट है, सिलेबस का उठाए, उसको पढ़े। आप अगर डेडिकेटेड हैं, आप ऑनलाइन सोर्सेज़ से फ्री ऑफ कॉस्ट, नो डाउट आप कर सकते हैं सारी चीज़ें तैयार, और कम टाइम में करेंगे। और जब आप ऑनलाइन खुद से करेंगे तो आप सिलेबस बार-बार देखेंगे, पीवाईक्यूज़ बार-बार देखेंगे, जो कि कोचिंग वाले बच्चे कम करते हैं। वो डिपेंड हो जाते हैं टीचर्स पे कि अरे ये तो करवा ही रहे हैं, मुझे देखने की क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन्स और सिलेबस। सिलेबस तो ये करवा रहे हैं।
बिल्कुल। आपको नहीं पता ना वो कितना पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आपने मैच नहीं की। मैंने भी ये गलती की, मैं मैच नहीं करती थी, पूरा भरोसा था कि ये तो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे। हुँ, हुँ। तो आपको ज़रूरत है कि आप सिलेबस और पीवाईक्यू पे स्टिक होके अपनी तैयारी करें। और मुझे लगता है कि कोचिंग से ज़्यादा अब मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ लेता है, उसको कहीं से भी मिले। हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद उसको होती है ज़रूरत गाइडेंस की, कि आगे प्रोसेस कैसे करनी है चीज़ें। सपोज़ आपने कोचिंग ली, 2 ढाई साल में आपकी कोचिंग खत्म हो गई, फिर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। वही फ़ेज़ होता है जो आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, आपको प्रॉपर तैयारी करके फिर फील्ड में उतरना होता है। उस टाइम आपके पास अगर गाइडेंस नहीं है, तो आप लैग कर सकते हैं तैयारी में, बहुत पीछे जा सकते हैं। तो इस समय 2024 का जो समय है, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मान के चलती हूँ हुँ, हुँ। कि मेंटरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सही गाइडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप चीज़ें कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन सही मेंटरशिप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस टाइम पे। बिल्कुल, जैसे और भी एस्पिरेंट से बात होती है, तो उनका भी मेजर यही कहना होता है कि कंटेंट तो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, बट मेन है कि उस कंटेंट को हमें यूटिलाइज़ कैसे करना है। और जो भी कोचिंग इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर किसी कोचिंग का नाम क्या ही लेना, तो ये नहीं, कोचिंग क्या है, हाँ, वो बिल्कुल सिलेबस पे स्टिक नहीं होती हैं और वो जो उनके टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर उन्होंने 5 साल पहले कोई चीज़ पढ़ाई है, सो स्टैटिक सब्जेक्ट में सेम चीज़ आज भी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद कितने क्वेश्चन ऐड हुए हैं, कौन-सा क्वेश्चन उस टॉपिक से आया है, वो टॉपिक कितने बार आ रहा है, शायद इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और जब ये बच्चों को रियलाइज़ होता है, तो वो काफ़ी देर हो चुकी होती है शायद। सो एक ये बिल्कुल एक, बहुत। हाँ, हाँ, कोचिंग का एक चैलेंज है ये, यूजुअली हर कोई बात करता है इस पे। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। जी। एक और क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, जैसे आपने भी बताया कि जब आपने 2 बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तीसरी बार में प्रीलिम्स हुआ, मेंस की उतनी प्रिपरेशन होती नहीं है। पहली बार मेंस जब लिखने जाते हैं तो बहुत चैलेंजिंग होता है, पढ़ना भी है, मल्टीपल रिवीजन भी करने हैं, आंसर्स भी लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। सो इस पूरी प्रोसेस में आपके लिए मेजर चैलेंजेस क्या-क्या थे? और उन चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई एस्पिरेंट है, जैसे अभी उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ है या उसे अभी हुँ। प्रिपरेशन शुरू करनी है या अभी उसने प्रीलिम्स शुरू किया है 2-3 महीने पहले से। सो अभी से वो क्या करे कि मेंस में उसे जो चैलेंजेस आपने फेस करे, वो उसे ना करने पड़े फेस, और चीज़ें थोड़ी स्मूथली रन करें उसके लिए। सो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मेरे लिए चैलेंज क्या था कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम था, हुँ, या तो आप इसमें डाइवर्ट मत होइए। पहले मैं अपना बताती हूँ। मैंने क्या किया कि जो मेरी रूममेट थी, उनका चौथा मेंस था इस बार। लास्ट ईयर उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ओके। तो वो मेंस 365 पढ़ रही थी, ठीक है? हुँ, हुँ। मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो गई। कहीं न कहीं आप जब पहली बार दे रहे होते हो तो आप इनसिक्योर भी रहते हो कि पता नहीं मैं जो सही पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, सोर्सेज़ मेरे ठीक हैं कि नहीं। तो मैं थोड़ा उनसे इन्फ्लुएंस हो गई हुँ, और हुँ। मैंने भी मेंस 365 ले लिया। उसके चक्कर में क्या हुआ, नो डाउट वो बुक बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे, जो प्रायोरिटी मेरी होनी चाहिए थी, मैंने उनको पीछे कर दिया। मुझे लगा नहीं, ये तो मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं तो कभी भी इन्हें पढ़ सकती हूँ, हो जाएगा काम। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि समय कब निकलता है वो 3 महीने आपको नहीं पता चलता है और धीरे-धीरे टाइम निकल गया। लास्ट में ये हुआ कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने का मुझे बहुत टाइम मिला नहीं। हुँ, हुँ। तो मैं ये सिर्फ़ बताऊँगी, आपने जो चीज़ें बना के रखी हैं अपने शॉर्ट नोट्स हैं, कोई भी नोट्स हैं, प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी लिस्ट में उसको सबसे पहले रखिए आप, उसको मल्टीपल बार पढ़िए। नया सोर्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐड मत करिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगी। वो आपके सबकॉन्शियस में बैठेगा नहीं और जब तक सबकॉन्शियस में नहीं बैठ रहा, आप एग्ज़ाम हॉल में लिख नहीं पाएँगे। क्योंकि क्या चैलेंज होता है ना, क्वेश्चन जैसे ही आपके पास आया, हुँ, आपको हुँ। तुरंत लिखना है। यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट में क्या कर सकते हैं कि टाइम लेते हैं, सोचते हैं अच्छा इसके संबंधित क्या रिपोर्ट थी, क्या कमिटी बनी थी, क्या चीज़ें थी, टाइम लेके लिख सकते हैं। वहाँ नहीं टाइम है, वहाँ जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, डिमांड समझो, तुरंत 2 से 5 सेकंड में सोचिए और तुरंत लिखना शुरू करिए। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अच्छा लिख पाएँगे आप, जब चीज़ें आपकी बहुत बार रिवीज़न हो रखी हैं। तो जो मैं बताती हूँ कि अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। हुँ, हुँ। अगर जिसने मेंस दिया है या नहीं दिया है, हमें लगता है दिसंबर तक का टाइम आपको डेडिकेट करना चाहिए पूरी तरह से मेंस के लिए। इसमें आप अपने नोट्स बनाइए, जैसे भी आपको जो टॉपिक में लैग कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करिए, कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब से, कहीं से भी, एक्स, वाई, ज़ेड, कुछ भी सोर्स है। आप बहुत क्लियर करिए चीज़ें। ये दिसंबर और आप मैक्स हाफ जनवरी तक जा सकते हैं। आप मेंस अपना पूरा रेडी कर लीजिए, ठीक है? खासकर एथिक्स, क्योंकि वो एक मेजर पोर्शन है और कम टाइम में, कम सिलेबस के साथ आप उसमें नंबर अच्छे ला सकते हैं। जनवरी हाफ तक करिए इसको, फिर उसके बाद आप प्रीलिम्स पे जाइए। प्रीलिम्स ऐसा भी नहीं कि आप पूरी तरह से प्रीलिम्स का ही सारा पढ़ें, मेंस एकदम छोड़ दें। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप, मुझे लगता है, 2 से 3 घंटे तब भी मेंस के लिए डेडिकेट करके चलिए।
क्योंकि जब आपका एक बार प्रीलिम्स निकल जाता है ना, पता नहीं चलता कब निकल रहा है। फिर अगर आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, तो वो आपकी मेहनत खराब है। क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरा प्रोसेस है, ना कि एक स्टेज है कि आप पहले प्रीलिम्स क्लियर करें, फिर मेंस क्लियर करें, फिर इंटरव्यू। नहीं, ये डेडिकेटेड तैयारी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ क्लियर कर पाओगे। ये चीज़ है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। ये जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम, वो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अलग अलग नहीं है कि आप पहले ये प्रिपेयर कीजिए एंड देन वो कीजिए। तो जैसे अभी जो जी। बिल्कुल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टाइम है, यहाँ से बिल्कुल आप प्रिपेयर कीजिए, और यही वो टाइम है जब आप मेंस को एटलीस्ट वो मेंस सब्जेक्ट कर लीजिए जो आपके प्रीलिम्स में नहीं है। हाँ, अगर आप लाइक एथिक्स हो गया, ऑप्शनल हो गया, ये क्रूशियल टाइम है, इसमें आपको कंप्लीट करना है किसी भी कीमत पे। भले ही आप 10 घंटे लगाइए, जितने घंटे आप दे रहे हैं डेडिकेटेड होके कर लीजिए। आप एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर से बच जाएँगे, लेकिन वरना वहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं कि ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है। अच्छा, मैं एक अपना एक्सपीरियंस जोड़ना चाहूँगी। बिल्कुल। मुझे याद है, मैं कंपल्सरी पेपर दे रही थी, आई थिंक हिंदी का था। तो पेपर नहीं मिला था, उससे पहले कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि पेपर बँटा नहीं था, कंपल्सरी पेपर था, सब चिल थे। तो उसके बाद ऑप्शनल होता है, तो एक बच्चा कह रहा था, मेरे दोस्त का तो ऑप्शनल तैयार नहीं है बहुत अच्छे से, वो घबरा रहा है। कह रहा, मैं ऑप्शनल का पेपर छोड़ दूँ क्या? मतलब उस बच्चे ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, सारे जीएस के पेपर दिए हैं, ऑप्शनल के टाइम पे इतना पैनिक कर गया कि उसको लग रहा है कि वो पेपर छोड़ दे क्या? तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऑप्शनल को दिसंबर तक किसी भी हालत में कंप्लीट कर लें, बिल्कुल। तब वहाँ आप नॉर्मल रहेंगे। बिल्कुल, और ऑप्शनल ऐसा पेपर है जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या होगी, क्योंकि जीएस में मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ैक्टली। स्कोर जो है वो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का लगभग आसपास रहता है। हाँ, जीएस में बहुत स्कोप है नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि 150 नंबर लाओ एक पेपर में, बहुत मुश्किल टास्क है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। लगभग सबका ठीक रहता है, सेम स्कोप। जी, जी, जी। एक और क्वेश्चन है कि जैसे ये आपका पहली बार मेंस था या किसी का दूसरी या तीसरी बार भी मेंस है। सो ये कितना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आपको टाइम के साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है? तो क्या पेपर बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाता है, लाइक जैसे 20 क्वेश्चन अगर होते हैं जीएस की अगर हम बात करें, सो वो बहुत आराम से हो जाते हैं, या उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं? ये एग्ज़ाम में कई आंसर्स ऐसे होते हैं, 2-3 आंसर्स, कि लास्ट में वो हमें 5 से 7 मिनट में लिखने पड़ते हैं। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेंस को लेके बताना है ना? हाँ, हाँ। जी, जी, मेंस को लेके। जी हाँ। मैं बताऊँगी, जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैंने जो लास्ट एथिक्स का पेपर दिया था वो मेरा 3 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट हुआ। तो मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा टेंशन में थी कि मेरा पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो जब मैंने एग्ज़ाम हॉल में लिखना शुरू किया, मेरे दिमाग में सिर्फ़ मुझे एग्ज़ाम हॉल में समझ में आया कि आपका माइंड इतना पावरफुल होता है ना, आप उसको जितना फ्री छोड़ते हैं, जितना रिलैक्स करते हैं, बहुत काम करता है आपके फ़ेवर में। मैं यहाँ से सोच के गई थी कि मेरा पेपर पक्का छूटेगा, हुँ, हुँ। और वहाँ सिचुएशन ऐसी आई कि क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे, तब भी मेरे दिमाग ने क्लिक किया और चीज़ें लिखी, और लास्ट में मैंने आई थिंक 2 से 3 मिनट पहले तक अपना पेपर कंप्लीट कर लिया था। चैलेंज आया था मुझे एथिक्स पेपर में, क्योंकि बहुत लेंथी होता है, सबको पता है। टॉपर्स के भी एक-एक क्वेश्चन छूट जाते हैं, केस बिल्कुल। स्टडी छूट जाती है किसी की। तो जैसा मैं बता रही हूँ, मेरे पास थे लगभग 20 मिनट बचे थे, और मेरा 2 10-10 नंबर के क्वेश्चन बचे थे, और एक लास्ट की केस स्टडी 15 नंबर की बची हुई थी। मैं बताती हूँ, मैं यहाँ जब मॉक टेस्ट में केस स्टडी लिखती थी एक, तो मुझे एटलीस्ट लिखना चाहिए 15 मिनट में, मुझे 20 से 22 मिनट लगते थे। उससे पहले मेरी कंप्लीट होती नहीं थी, कई बार 25 मिनट लग जाते थे। हुँ, वहाँ पे इन 20 मिनट में मैंने वो 2 क्वेश्चन भी किए और वो केस स्टडी भी की, और एट लास्ट जाके मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसा भी नहीं था कि मैंने कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था या कोई पेज ऐसे ही छोड़ दिया था, वो नहीं, पूरा कॉपी कायदे से, क्लैरिटी से भरा हुआ था मेरा, और सारी डिमांड को मीट अप करते हुए सारा कुछ लिखा था। तो मैनेज हो जाता है, लेकिन तब जब आप अपने दिमाग को हिंट देते हैं कि आपको करना है। जो एक कहावत नहीं होती कि पानी पी-पी के लिखा, लिटरली मैंने एग्ज़ाम हॉल में पानी पी-पी के पेपर किया है। जैसे ही मुझे लगा कि घबरा रही हूँ, आ नहीं रहा है क्वेश्चन, मैंने तुरंत पानी पिया और फिर लिखना शुरू किया। ऐसे करके पेपर कंप्लीट किया है मैंने। मेरा फ़ोकस था कि भाई छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, ताकि ये ना हो कि अगला पेपर जब मैं देने आऊँ तो मुझे लगे कि नहीं भाई, मेरा तो 2 क्वेश्चन छूट गया था, अब मैं कितना भी कर लूँ अब तो मैनेज हो नहीं पाएगा, और उसका इम्पैक्ट मेरे अगले पेपर पे खराब हो। मेरा फ़ोकस यही था पूरी तरह से। बिल्कुल आपने एक ठीक बात याद दिलवाई। अभी इसी पे हम लोग मूव कर रहे थे कि एक जो आपका, जैसे जब हम लगातार 5 दिन एग्ज़ाम देते हैं, सो पहले दिन का एग्ज़ाम, या फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज मैंने 3 से 6 में शाम की इवनिंग की मीटिंग में पेपर दिया है। फिर अगले दिन जो जी। मॉर्निंग का पेपर है, सो वो क्या हम जो लास्ट पेपर देते हैं पिछले दिन का, सो उसकी एनर्जी हम कितनी कैरी करके जाते हैं अगले पेपर तक? पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों सेंस में।
हाँ, ये जैसे रहता है क्योंकि पहले पेपर में आपको चैलेंज नहीं आता है, ऐसे का पेपर होता है, आप हाँ, ईज़िली मैनेज कर लेते हो, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, ठीक है? आप पहले दिन तो रिलैक्स रहते हो, आके आप पढ़ भी सकते हो रूम पे। हाँ, हाँ, जैसे मैं अपना बताऊँ मुझे जहाँ मेरा सेंटर था, जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, वापस आने में भी सेम टाइम लगता था। हाँ, हाँ, तो अगर मैं पेपर दे के 7 साढ़े 7 तक वापस आई हूँ, फिर मुझे खाना भी खाना है, रिलैक्स भी होना है, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी और मैंने इसका प्रेशर भी नहीं लिया कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे रात भर जाग के पढ़ना है। मैंने लिटरली नहीं पढ़ा। अगर मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैंने कॉपी छोड़ दी। मुझे ये भरोसा था अगर मैंने पढ़ा है तो मुझे याद आ जाएगा। अभी का 10 मिनट या 1 घंटा डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे चीज़ें याद आ रही कि नहीं। हाँ, अपना कुछ शॉर्ट नोट्स मैं लेके जाती थी एग्ज़ाम से पहले। रात को मैं बहुत नहीं जागती थी। मेरा फिक्स था कि मुझे 11 बजे सोना है, सुबह उठना है 5 बजे। हाँ, हाँ, तो मैं पेपर दे के आई, अपना खाना-पीना खाया, थोड़ा बहुत टाइम मिला तो आधे घंटे 1 घंटे कुछ देख लिया, पढ़ लिया, हाँ, फिर उसके बाद सो गई मैं। सुबह उठी तैयार-वैयार होके हाँ, एग्ज़ाम हॉल के बाहर अगर टाइम मिला, हाँ, तो कुछ-कुछ चीज़ें देख ली, मैनेज कर लिया। मुझे ये लगता है कि आप उस गैप में अपने आप को रिलैक्स करिए, बहुत पैनिक मत करिए, रात भर जागिए मत। मेरी एक दोस्त रात भर जाग के पढ़ी, सुबह उसकी हालत खराब थी। क्योंकि बहुत सारे लोग साथ में पेपर देने जाते हैं ना, तो जान-पहचान रहती है। हाँ, तो वो हाँ। बता रही थी उसको रात भर नींद नहीं आई, जो मेरे साथ प्रीलिम्स में होता था, मैंने यहाँ नहीं की ये चीज़। तो मेरा फ़ोकस था कि भाई नींद अच्छे से लो, याद आ जाएँगी चीज़ें अगर दिमाग सही है तो। बिल्कुल, और यहाँ पे बार-बार फिर से वही बात आ रही है सबकॉन्शियस माइंड की, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करना सीखो और डेफ़िनिटली चीज़ें आप आपको फ़ेवर करती हैं। और दूसरी अभी आपने बात करी है एग्ज़ाम प्रेशर की, कि एथिक्स का पेपर टेस्ट में भले वो 3 घंटे 40 मिनट में लिखा गया हो, बट रियल एग्ज़ाम वो 3 घंटे में हुआ है। सो कई बार जो प्रेशर जी, होता है वो आपके फ़ेवर में भी काम करता है। बस डिपेंड करता है कि आप उसमें पैनिक कर जाती हैं या फिर उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जी। बिल्कुल, अब ये हाँ, हाँ। जी, जी, बताइए? नहीं, वही चीज़ है कि लास्ट में मुझे लगा था कि मुझे चक्कर ना आ जाए, लिटरली ये सिचुएशन थी। फिर मुझे लगा नहीं मुझे चक्कर आ गया तो मेरा पेपर कैसे कंप्लीट होगा? तो मैंने कहा नहीं पेपर करना है, चक्कर-वक्कर बाद में देखो। ऐसा था क्योंकि पहला टाइम लिख रहे हैं आप, ऐसा नहीं है आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही चीज़ है। अभी जब हम बात कर रहे थे मेंस के रिवीजन को लेके, आपने भी लगातार बात की है। सो आपको क्या लगता है कि रिवीजन का जो बेस्ट वे है स्पेशली मेंस के लिए, वो हमें पढ़ के रिवाइज करना चाहिए, या जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें लिखते लिखते जल्दी याद होता है, या वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है? सो आप आपका क्या टेक है इस पर? मैं इसमें बताऊँगी देखिए पहले तो आपको ज़रूरी है कि मेंस में आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो हाँ, क्लैरिटी बहुत मतलब मेरा जो फ़ोकस रहता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ, हाँ, ये नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ। कोई भी चीज़ आप पढ़ें, संघ-बात पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवीज़न किया। हाँ, लेकिन बिना मतलब सिर्फ़ आपने रिवीज़न कर लिया इससे काम नहीं चलेगा, आपको लिख के भी देखना है। क्योंकि अगर आप लिख के नहीं देखेंगे, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपने जितना पढ़ा है, उसका कितना आउटपुट आपके कॉपी पे आ रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ामिनर के सामने आपकी कॉपी जानी है, ना कि आप। बिल्कुल। वो नहीं देख रहा ना कि आप कितने पढ़े-लिखे हैं, कितने अच्छे से आपको पता है। आपकी कॉपी जाएगी उसके सामने और कॉपी पे चीज़ें अच्छे से उतरें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस बहुत करें। हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस और उन 3 घंटे में, उस प्रेशर में आप कितनी आउटपुट दे पा रहे हैं, बहुत अच्छे से याद करके। इसलिए आंसर राइटिंग करिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल आंसर राइटिंग ज़रूरी है और याद भी उससे हो जाता है। ओके, सो आई थिंक अब हम लोग बिल्कुल लास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जी। ये शायद सबसे टफ क्वेश्चन होने वाला है इस पूरी बातचीत का। सो क्वेश्चन ये है कि मेंस के लिए आपने पेन कौन सा यूज़ किया था? और आपको क्या लगता है कि उससे कुछ बेनिफिट हुआ था? उसके क्या-क्या एडवांटेज थे? ताकि जो मैं लोग ब अभी लिख रहे हैं या आगे लिखें, सो वो इसको ट्राई कर सकें और उनको लिए बेनिफिशियल हो। देखिए डिपेंड करता है, जैसे मेरा पेन पकड़ने का स्टाइल क्या है कि मैं बहुत नीचे पेन पकड़ती हूँ, एकदम टिप जो रहता है उससे हल्का-सा ऊपर। हुँ, हुँ। तो ग्रिप होना बहुत सही ज़रूरी है और जैसे लोग बताते हैं V7, V5 मल्टीपल पेन, मैंने V5 से लिखने की कोशिश की लेकिन उसका जो निब था बहुत पतला था। हुँ, हुँ। उसको लिखने में मुझे बहुत प्रेशर आ रहा था, ठीक है? क्योंकि बहुत प्रेशर के साथ लिखूँ तब अच्छे से कंप्लीट हो रहा था पेपर और टाइम बहुत लग रहा था। फिर मैंने V7 से भी लिख के देखा, उसकी निब थोड़ी-सी मोटी थी, स्मूथ चल रहा था। लेकिन सबसे बढ़िया पेन जो मुझे लगा V7 का ग्रिप वाला पेन जो आता है। इतनी स्मूथली चलता है ना आपका पेन, हुँ, हुँ। अगर आपका राइटिंग भी बहुत छोटा है तो वो थोड़ा-सा बड़ा कर देता है अपने आप। कुछ पेन पेन की ये क्वालिटी है कि आप बहुत छोटा-छोटा लिखते हैं ना तो उस पेन से लिखेंगे आपका राइटिंग बड़ा हो जाएगा। बहुत स्मूथली चलता है, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी, मैं ऑप्शनल का पेपर लिख रही थी। उससे पहले मेरा कंप्लीट होता नहीं था 3 घंटे में मॉक टेस्ट के टाइम। हुँ, हुँ। V7 का जो ग्रिप वाला पेन था, मैंने उससे पेपर अपना लिखा।
3 घंटे और कुछ 20 मिनट में मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा शॉक में आ गई, भाई ये कैसे हो गया? इतनी जल्दी कैसे लिख गया? तो वो उसका रीज़न था। स्पेस भी ज़्यादा कवर करता है वो पेन, क्योंकि आपका राइटिंग थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है और बहुत स्मूथ रहता है। इफ़ेक्टिव है वो। बिल्कुल, सो इस पूरी बातचीत का जो सबसे बड़ा टेक अवे आप ले सकते हैं, कोई भी जो इसको देख रहा है, कि आप एटलीस्ट ये पेन ट्राई कीजिए। अगर आपको राइटिंग में इशू आ रहा है, लिखने में इशू आ रहा है, तो आप लेज़र का B5, B7 और B7 ग्रिप वाला स्पेशली जो हाँ। एमजॉन जी ने रिकमेंड किया, ये आप देख सकते हैं। डेफिनेटली आई होप ये आपको हेल्प करे। एक आखिरी क्वेश्चन, कि अगर आप जी। अभी जैसे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, और मैं यूजली ये सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जैसे किसी को अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में है या अभी सेकेंड ईयर में है और उसको भी प्रिपरेशन करनी है, सो कॉलेज स्टूडेंट के लिए आपकी साइड से क्या एडवाइस रहेगी कि राइट टाइम क्या है यूपीएससी प्रिपरेशन का? अ, जितना मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ में आया, अपने फेल्योर से, और इस बार प्रीलिम्स निकला, मेंस लिखा, उस सारे एक्सपीरियंस में ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने सोच लिया कि आपको तैयारी करनी है, अगर 100% सोच लिया है, तो कॉन्फिडेंस रखिए। क्योंकि मेरे साथ ये था बहुत बड़ा रीज़न कि कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। मुझे लगता था मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, नहीं होगा शायद, और मैंने ये दिमाग में बिठा लिया था कि शायद 2-3 अटेम्प्ट तो होते ही नहीं है हम लोगों के, बहुत लेट जाके होगा। ये बिठा लिया था और वो उसका रिजल्ट आया कि 2 अटेम्प्ट हुआ नहीं। तो आप इतना कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, अपना 100% दीजिए, डाउट मत लेके आइए। अपने टैलेंट पे तो कभी, अपनी योग्यता पे डाउट मत लेके आइए कि आपसे नहीं होगा या आप नहीं कर सकते या आप किसी माध्यम से तो नहीं हो पाएगा। पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। और हाँ, अभी अगर कॉलेज टाइम पे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। मैं पर्सनली बताऊँगी कि आप कॉलेज लाइफ एन्जॉय करिए। और हाँ, आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर साथ में ले सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगता रहेगा। और एनसीईआरटी बेसिक कुछ कर सकते हैं तो करिए, बहुत मेजर टाइम मत दीजिए उसमें, क्योंकि लाइफ का हर एस्पेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लाइफ आप मिस करेंगे बाद में, अगर आपने सिर्फ यहाँ पढ़ने में बिता दी तो। उसको अभी एन्जॉय करिए, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के आप पढ़ते रहिए। और अब जब अपने फुल कमिटेड होकर तैयारी करने का शुरू किया है, तो अपना टाइम दीजिए प्रॉपर। जैसे भी कर रहे हैं आप, कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तैयारी, कमिटेड होके करिए, टाइम देके। ये चीज़ है। बिल्कुल, जैसे अभी काफ़ी लोग एडवाइस करते हैं कि जब आप कॉलेज में हो तो आप बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से पढ़ो एंड ऑल, बट मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कॉलेज जो टाइम होता है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बेहतर बहुत फेज होता है। इंटरव्यू में काम आएगा भाई, इंटरव्यू में। बिल्कुल, तो ये चीज़ है। आप यूपीएससी को एज अ हॉबी कंसिडर कर सकते हैं, और शायद लास्ट ईयर से अगर आपको ठीक लगे तो आप एक ठीक ठाक प्रिपरेशन के थ्रू जा सकते हैं और हाँ। आप ठीक प्रिपेयर स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप कोई एडवाइस है स्पेशली हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप अगर अपनी साइड से कुछ कहना चाहें कि आप क्या करें क्या ना करें, कोचिंग को लेके या किसी भी एस्पेक्ट को लेके, पर्टिकुलर हिंदी मीडियम के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पर्टिकुलर हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि मैं खुद ही हूँ, तो मुझे पता है कि सबसे बड़ी कमी हम लोगों में कॉन्फिडेंस की होती है, वो दूसरा। और ये रहता है, तमाम सोर्स पढ़ते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा, अच्छा इसने ये रिकमेंड कर दिया, अच्छा ये सोर्स ले लेते हैं। जैसे मैंने मेंस के टाइम पे कि आपको बताया 365 ले लिया, जबकि मैंने उसको इस पेपर के लिए स्पेसिफिक नहीं पढ़ा था इस टाइम पे। वो जो दीदी थी, वो लास्ट 3-4 अटेम्प्ट दे चुकी थी मेंस का, तो उन्होंने लास्ट ईयर का भी पढ़ा था, उससे पहले का भी पढ़ा था, और वो कंटेंट रिवाइज होता है, तो उनके लिए बहुत ईजी था, वो बहुत आसानी से उसको कंप्लीट कर लेती है। मुझे टाइम लगा, तो मेरी स्ट्रेटेजी गड़बड़ हुई। इसलिए आप एक सोर्स लीजिए, उस पर स्टिक रहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसा नहीं कि हर किताब ढूंढ के पेपर बना रहा, वो इतना इधर उधर नहीं चीज़ों में लगना ना कि आपकी मैगजीन जो है उसी से पेपर बनाएगा, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ लीजिए, उस पे स्टिक रहिए और बार बार उसको पढ़िए। सबसे मेन रीज़न फेथ है, कॉन्फिडेंस रखिए। और हाँ, अगर आपको कहीं से कोई अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, उसको ज़रूर लीजिए। कोई आपकी जान पहचान में ऐसा कुछ कोई है तो उसको सुनिए, समझिए, क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में। उसको सीखने के बाद मुझे समझ में आया, कोई बताने वाला नहीं था मेरे पास कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो यही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, किसी की फालतू की बहकावे वाली बातों में नहीं आना कि ये बुक पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड बुक्स है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, उसको अच्छे से पढ़िए। और अच्छे से पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको पीवाईक्यू ही देखने हैं। किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज अभी स्टार्टिंग में मत लीजिए, मैं आपको बोलूँगी। पीवाईक्यू रखिए, आपने जो टॉपिक पढ़ा है फिर उससे देखिए कौन से क्वेश्चंस आए हैं, वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पे आप काम करिए। ये मेजर रीज़न है जिस पे मैंने स्टार्टिंग में काम नहीं किया था। मैं बता रही हूँ ना, पीवाईक्यू और सिलेबस जो मेन होता है, सब लोग बताते हैं कि उस पे काम करना है, मैंने नहीं किया था स्टार्टिंग में। मैं सिर्फ पढ़ने में लगी थी। लास्ट में देखा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे थे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
बिल्कुल, सो अभी जो भी अगर कोई कोचिंग में प्रिपेयर कर रहा है या बाय सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है, सो आप एक टाइम बना लो कि आप हर 2 से 3 दिन में सिलेबस और पीवाईक्यूज़ जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग पीवाईक्यूज़ देखें, सिलेबस देखें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको उन्हीं के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते रहो। सो आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू कंचन जी फॉर बीइंग हियर एंड बेस्ट थैंक यू। विशेस फॉर योर मेंस रिजल्ट। आई होप इस बार आपका हो और फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो। सो थैंक यू हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।